So let's see the formula sheet of properties mechanical properties of solid. ओके बेसिक्स है चैप्टर, बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आते हैं उसमें से. तो सबसे पहली बात आती है स्ट्रेस. स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ओके फोर्स अपॉन एरिया है. फोर्स अपॉन एरिया और क्या होता है, प्रेशर होता है. तो प्रेशर और स्ट्रेस का सेम डिमेंशन होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके बट इसको हम लोग पास्कल नहीं बोल सकते. भले ही ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है बट इसको पास्कल नहीं बोल सकते. तो पास्कल लिख के काट दो ताकि याद रहेगा कि पास्कल नहीं बोल सकते. डिमेंशन भी सेम रहेगा, m1 l माइनस 1 t माइनस 2. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं f रिस्टोरिंग अपॉन एरिया इज इक्वल टू f एक्सटर्नल अपॉन एरिया. क्योंकि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को अगर खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इधर, तो ये जो एक्सटर्नल जितना है उतना ही ये बॉडी इंटरनल भी प्रोवाइड करेगा. तो एट इक्विलिब्रियम में बोल सकते हो f एक्सटर्नल इक्वल टू f इंटरनल. क्योंकि हम लोग स्लो खींच रहे, धीरे से खींच रहे, तो जैसे जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे बढ़ता है, धीरे धीरे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से बढ़ते जाता है, बट ये रिस्टोरिंग फोर्स भी वैसे ही धीरे धीरे बढ़ते जाएगा. तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग बोल सकते हैं कि f एक्सटर्नल और f रिस्टोरिंग सेम है. तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बन के आ जाता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया f रिस्टोरिंग या तो f एक्सटर्नल जो भी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये तो हो गया अपना बेस. नाउ अभी स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन. ये याद रखना, चेंज इन डायमेंशन. सब लोग डेल्टा एल बाई एल बोल देते बट एक्चुअली में उसका मेन फॉर्मूला है, उसमें से बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं. चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. अभी स्ट्रेन के भी अलग अलग तरीके से होते हैं. अगर लेंथ चेंज हो रहा है तो उसको बोल देंगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस विच इज डेल्टा एल बाई एल. अगर एरिया चेंज हो रहा है तो एरियल स्ट्रेस डेल्टा ए बाई ए. एरियल स्ट्रेस विच इज डेल्टा ए बाई ए, या वॉल्यूम स्ट्रेस विच इज डेल्टा वी बाई वी. उसमें से ये और ये ज़्यादा यूज़ होता है. ये आपने सुना नहीं रहेगा, फिर भी सुन लो, ऐसा होता है कुछ एरिया चेंज हो रहा है तो. ओके नाउ और एक रहता है एक shear strain. व्हाट इज shear strain? shear strain वो है जिसको हम लोग बोलते हैं इज इक्वल टू tan phi इज इक्वल टू l बाई एल. ओके और phi इज इक्वल टू r थीटा बाई एल. अब ये कैसे आया मैं बताता हूँ आपको, पहले फॉर्मूलाज लिख लो. पहले थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ, ये तो आपको पता ही रहेगा. थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ, ये तो हमें पता है. जैसे कि कोई भी ये थीटा है, इसका रेडियस r है, ये l है, तो ये आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा. थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन लेंथ. तो लेंथ मतलब आर्क अपॉन रेडियस, ऐसा बोल लो आप, आर्क अपॉन रेडियस. तो आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क वुड बी थीटा इंटू आर. ये हो गया ना. तो वही लिखा है मैंने इधर, आर्क अपन लेंथ बोल दो, आर्क अपन रेडियस बोल दो. अब ये shear strain है क्या, समझो कोई ऐसा बॉडी है. ओके आपने इसको, ये नीचे वाला फिक्स्ड है, आपने इसको इधर से घुमाया, थोड़ा सा घुमाया. जो पॉइंट ए और ए, ये समझो पहले पॉइंट ए और बी एकदम स्ट्रेट पे थे, बट जैसे ही आपने ऊपर वाला घुमाया तो बॉडी क्या हो गई, थोड़ी लचक गई इधर से. ओके शेप सेम है गाइस, भले ही फिगर सेम ना हो, शेप सेम है. खाली बी कहाँ चला गया, इधर बी चला गया इस पॉइंट पे. सॉरी मार्कर दिख भी नहीं रहा है. बी चला गया यहाँ पे, ए रह गया इधर के इधर. अभी ये हो गया इनके बीच का डिस्टेंस. ओके तो इसको हम लोग बोलेंगे फाई. ये फाई क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस L हुआ चेंज. अगर आप इस ट्रायंगल को उठा के देखो यहाँ पे, तो ये लेंथ चेंज हुआ है, ये थीटा है और ये लेंथ है, ये L लेंथ है, जो भी जिस लेंथ का बॉडी लिया था. तो चेंज कितना हुआ, वेट, तो ये चेंज कितना हुआ, tan थीटा लिख सकते हैं हम लोग. tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो गया. फिर
स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से हमें पता है कि tan थीटा और sin थीटा थीटा हो जाता है इक्वल टू थीटा, मतलब ये 5। अभी ये तो क्लियर हो गया, ये कहाँ से आ गया, इसको भी आप मार्क कर लो। हाँ, ये तो क्लियर हो गया। अभी अगर इस सरफेस को हम लोग देखें, ऐसे देखेंगे, पहले बी इधर था, चेंज हो गया, इधर शिफ्ट हो गया। ओके, ये रेडियस है इसका और ये हो गया थीटा। तो अभी वापस मैंने बोला था आर्क अपॉन लेंथ, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना है, आर्क, इस डिस्टेंस को हम लोग ने क्या मान लिया, एल, तो आर्क हो गया एल अपॉन लेंथ आर, तो थीटा क्या हो गया, एल इंटू आर। नाउ एल की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा आर, ये उठा के डाल दो इधर, तो फाई आ जाएगा थीटा आर बाई एल। हो गया प्रूफ हो गया, ऐसे आया ये फॉर्मूला। ये सब रामायण याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो। बट अगर आप इन केस भूल जाओ, तो आपको अगर एक्सप्लेनेशन पता है तो आप डिराइव कर सकते हो ऑन द स्पॉट, बिकॉज अगर आपको एक बार पता रह गया ना ये, तो आपको डिराइव करने में कुछ ही मिनट लगेंगे, और पर क्वेश्चन 1 मिनट का तो गैप रहता ही है नीट में। ओके, तो ये हो गया शियर स्ट्रेन। अभी बढ़ते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर का मेन यही है, हुक्स लॉ, और कुछ जान ही नहीं है इसमें। हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये याद रखना। स्ट्रेन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, उल्टा मत कर देना, ऐसे ही ये फॉर्मूला, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू के स्ट्रेन। अभी ये के क्या है, ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिडिटी नहीं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, मॉड्यूलस ऑफ अभी इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, वो हम लोग बारी बारी देखेंगे। अभी इतना पता चल गया, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है तो, और हुक्स लॉ ये बोलता है। अभी चलो नेक्स्ट जाते हैं आगे थोड़ा सा, जिसमें हम लोग वेरियस ये पढ़ेंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो पढ़ा था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके 3 केसेस हो गए, 1 2 3 केसेस होंगे। फर्स्ट है यंग्स मॉड्यूलस। अभी यंग्स मॉड्यूलस कैसे आएगा, यंग्स मॉड्यूलस आएगा जब भी लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, ऊपर स्ट्रेस रहता है हमेशा। कैसे याद रखेंगे, ऊपर स्ट्रेस है, दिमाग के ऊपर क्या रहता है, स्ट्रेस, तो फॉर्मूले के ऊपर भी क्या रहेगा, स्ट्रेस। वैसे ही लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये फॉर्मूले में देखो, ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या है, स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वैसे ही सब इसमें ऊपर स्ट्रेस ही रहेगा, तो स्ट्रेस कैसे याद रखेंगे, दिमाग के ऊपर बहुत स्ट्रेस है, तो फॉर्मूले के ऊपर भी सबसे ज्यादा स्ट्रेस ही रहेगा। तो ये हो गया लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। अभी ये सब पढ़ा है हम लोग ने। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल बाई एल। ओके, ये हो जाएगा एफ, ये नीचे से एल ऊपर से जाएगा एफ एल, ये ए नीचे आ जाएगा, और ये डेल्टा एल। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एफ एल ए इंटू एक्स लिख सकते हैं क्या, मैं डेल्टा एक्स को एक्स से डिनोट कर दूं। क्यों डिनोट किया, क्योंकि मुझे याद रखने में ये आसानी होगी, एफ इज इक्वल टू फ्लैक्स, ये याद कर सकते हो आप ऐसे, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला, फ्लैक्स एफ एल ए ऊपर और ये ए एक्स नीचे, समझा। एफ एल फोर्स, लेंथ, एरिया एंड टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जो भी चेंज हुआ वो फ्लैक्स करके याद रख सकते हो ऐसे, ये फॉर्मूला ऐसे याद रहेगा, नहीं तो आप डिराइव भी कर सकते हो, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये होगा यंग्स मॉड्यूलस का केस। यंग्स मॉड्यूलस वापस इसका है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया, अभी ये जानो। देखो मैंने बताया आपको कि स्ट्रेस इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वो यंग्स मॉड्यूलस का भी आ गया। क्यों भाई, क्योंकि इसका नो डायमेंशन, नो यूनिट। क्यों, क्योंकि चेंज इन लेंथ, अभी इधर प्रूफ कर लो ना, डेल्टा एल क्या होगा, समझो 3 मीटर, ओरिजिनल क्या था 2 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बचा डिमेंशन, क्या बचा यूनिट, वॉल्यूम का भी वही, मीटर क्यूब बाई मीटर क्यूब, एरिया का मीटर स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर, तो इसका नो डायमेंशन नो यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है। सो
तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, इधर तो यूनिट नहीं है नीचे डिनोमिनेटर में, तो इसका कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, इसका यूनिट है वही हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी इसको पास्कल नहीं बोल सकता, अभी M/L1 T-2 ये हो गया इसका डायमेंशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है इसमें से कि इसके ही बेसिस पे, यंग्स मॉड्यूलस के बेसिस पे, कि इंक्रीमेंट ड्यू टू इट्स ओन वेट, इंक्रीमेंट ड्यू टू इट्स ओन वेट ऑफ अ रॉड। अगर एक रॉड लटक रहा है अपने वेट mg एक फोर्स हो गया, mg इस सरफेस पे mg नीचे फोर्स लगाएगा, तो ये हो गया F और A, मतलब स्ट्रेस के तरह काम करेगा, तो उसमें उसके ही वेट की वजह से उस रॉड में कितना इंक्रीमेंट होगा। उसका सीधा साधा फॉर्मूला है कि इस x को इधर लेके जाओ, x इधर गया तो FLAY आ गया, इतना आ गया। नाउ ये फोर्स क्या है mg A, ये L क्या है L/2A, mg L/2AY, तो यहाँ पे mg L/2AY, L/2 क्यों आया अभी ये समझो। अभी ये रिजिड बॉडी है, इसका लेंथ कुछ L रहेगा, बट हम लोग इसका मास इसके सेंटर ऑफ मास में कंसिडर कर नहीं सकते क्या L/2 पे, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मतलब रेगुलर ज्योमेट्री है, इसका एक लेंथ है, इसका ऐसा लेंथ L है, तो हम लोग L/2 पे इसका सेंटर ऑफ मास नहीं कंसिडर कर सकते क्या। तो इसलिए हम लोग ने उसका लेंथ ही L/2 ले लिया कि L/2 डिस्टेंस पे वो मास लोकेटेड है, उसके वजह से ये आ रहा है, तो डायरेक्टली ये आ गया। उसका और एक डेरिवेशन भी है पर वो बहुत डिफिकल्ट है, ये याद रख लो कि L/2 ले लो डिस्टेंस को, क्योंकि COM मास एट सेंटर ऑफ मास ले लेंगे, टोटल मास एट कंसंट्रेटेड COM, ओके। क्योंकि COM का जन्म ही इसलिए हुआ है कि आपके सॉल्यूशंस को, क्वेश्चंस को वो आसान कर सके, इसीलिए COM का जन्म हुआ है, तो वो यहाँ पे ये काम करेगा। ये हो गया x। अभी आता है डेंसिटी के फॉर्म में। अभी मास दिख रहा है आपको, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे डेंसिटी आ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ ना, mgL2AY, अभी L और L से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे नीचे वॉल्यूम चाहिए, एरिया है, ये एरिया है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो एरिया ये हो गया वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम क्या हो गया डेंसिटी, GL² 2y, ये आ गया फॉर्मूला। यस, दिस इज द x या डेल्टा x या L का फॉर्मूला, जो भी आप बोलना चाहो ये बोल सकते हो, ये हो गया इसका फॉर्मूला। नाउ ये इतना हो गया। नाउ दूसरा आता है यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस, ओके। बल्क मॉड्यूलस डिनोट करते हैं B से। ये क्या होता है, ऊपर स्ट्रेस ही रहेगा, जैसे कि मैंने बोला सर के ऊपर स्ट्रेस रहता है, तो स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, तो वापस इधर लिख दो फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा V बाई वी। नाउ फॉर वॉल्यूम, कोई भी ऐसा बल्क वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि इसका फोर्स अपॉन दिस एरिया को हम लोग प्रेशर ले सकते हैं। इस केस में सिर्फ बल्क मॉड्यूलस यानी कि वॉल्यूम के केस में हम लोग फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर ले लेंगे, डेल्टा V बाई वी, तो ये हो जाएगा PV बाई डेल्टा V, ये हो जाता है बल्क मॉड्यूलस। इसका ही और एक आता है कंप्रेसिबिलिटी, विच इज 1/c, मतलब C इज इक्वल टू डेल्टा V बाई PV। बल्क मॉड्यूलस इज इनवर्सली, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। C इज इक्वल टू 1/b, ये आ जाओ, C इज इक्वल टू 1/b, विच इज कंप्रेसिबिलिटी, ओके। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बाय न्यूटन, या तो पास्कल इस केस में ले सकते हो आप, यहाँ पे भी इस केस में आप न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल ले सकते हो। मैं बोल रहा हूँ ले सकते हो फॉर ओनली वॉल्यूम वाला केसेस, क्योंकि वॉल्यूम में प्रेशर अपॉन फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर हो जाता है, तो इस केस में हम लोग प्रेशर ले सकते हैं। इसका डिमेंशन अगेन सेम रहेगा, M1 L-1 T-2, बार बार लिखेंगे तो याद होगा। नेक्स्ट, ये जो थर्ड वाला केस था मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। थर्ड वाला जो था वो हो गया अपना शेयर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ओके, विच इज डिनोटेड बाय, ऐसा n से दिखा देते हैं हम लोग। वो क्या हो जाता है, वापस कोई लॉजिक नहीं है इसमें, शियरिंग स्ट्रेस
अपॉन shear strain। shear stress क्या होता है? F tangential अपॉन A अपॉन जो फाई हम लोग ने निकाला था ऊपर, ये फाई, ये हो गया shear strain निकाला था। shear stress क्या होगा? देखो ये बॉडी, ये पॉइंट बी इधर से इधर मूव कैसे किया? जब भी टेंजेंशियल फोर्स लगा रहेगा, ओके, टेंजेंशियल फोर्स खाली ये पॉइंट पे लगा तब भी ये बॉडी मूव किया, तो वो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया वो निकाल सकते हैं हम लोग, shear stress अपॉन strain। तो F टेंजेंशियल अपॉन एरिया इंटू फाई, और फाई को हम लोग ने कहा था आर थीटा बाई एल। एल क्या है? लेंथ। ये ऊपर निकाल दिया हम लोग ने, देख सकते हो आप। इस चीज को हम लोग shear एंगल भी बोल देते हैं, shear एंगल भी बोल देते हैं इसको, ओके। ये हो गया आपका। और एक चीज आ जाता है जो इतना फेमस नहीं है, इसको बोलते हैं पॉइसन्स रेशियो। इसको बोलते हैं पॉइसन्स रेशियो, जो कि हो जाएगा लॉन्जिट्यूडनल, सॉरी ये स्ट्रेन के ऊपर काम करता है। इसका थोड़ा सा अलग है पर इतना ज्यादा फेमस नहीं है। लेटरल स्ट्रेन इज अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला क्या है? बीटा बाई अल्फा, अच्छे से लिख दे, बीटा बाई अल्फा, जो कि इतना कुछ फेमस है नहीं। इसमें अल्फा क्या हो जाएगा? डेल्टा एल बाई एल। में बार बार बोल रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी सुन लो। बीटा क्या हो जाता है? माइनस डायमीटर बाई डी इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन डी। अभी क्या है ये सब बताता हूँ मैं। देखो कोई भी चीज को आपने समझो, ये एल लेंथ का था, एरिया ए था, विथ एरिया ए था मतलब आर का रेडियस आर था उसका, ओके। इसको आपने खींच दिया, फोर्स एफ लगा के खींचा इसको, एफ फोर्स दोनों तरफ से लिखा, तो इसका लेंथ चेंज हो गया, ऑब्वियसली चेंज होगा क्योंकि स्ट्रेन तभी तो निकालेंगे, डेल्टा एल बाई एल। समझो ये 2L हो गया, तो इसका वॉल्यूम क्या था इस टाइम पे? L इंटू ए। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अभी वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, हम लोग ने उसमें ना ही कुछ जोड़ा है ना ही कुछ घटाया है, ना ही उसमें से तोड़ के कुछ निकाला है, खाली उसको ही मतलब लंबा कर दिया खींच के। तो लॉजिकली टू कीप द वॉल्यूम सेम, पहले का वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल, वॉल्यूम इनिशियल कितना था? L इंटू ए, अभी दूसरा L हो गया, L2L हो गया, तो A डैश कितना हो जाएगा? L से L कैंसिल, तो A डैश वुड बी A बाई 2। अगर एरिया A बाई 2 हो गया तो एरिया पाई आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई से पाई कैंसिल, तो आर डैश वुड बी आर बाई रूट 2। समझ आ रहा है? तो लेंथ अगर बढ़ा दिया टू कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा। जब ये हम चीज को खींचते हैं तो उसका कुछ मास निकाल तो नहीं रहते तोड़ के, या उसमें कुछ जोड़ते भी नहीं है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए टू इंक्रीज द लेंथ एरिया डिक्रीज होगा, उसकी वजह से रेडियस भी डिक्रीज होगा। देख सकते हो आप, इसमें एरिया डिक्रीज होगा, रेडियस भी डिक्रीज होगा। यही चीज बताता है पॉइसन्स रेशियो, यही चीज बताता है पॉइसन्स रेशियो। जितना लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब इस डायरेक्शन में, आप लॉन्जिट्यूडनल उसका मतलब क्या है? लॉन्ग कर रहे हो, कोई चीज को खींच रहे हो, लॉन्ग कर रहे हो, लंबा कर रहे हो उसको। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा उतना ही पॉइसन्स रेशियो कम होगा। लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन मतलब ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, फिर इसके अंदर भी चेंज आने लग जाएगा ऑब्वियसली। स्ट्रेन मतलब क्या? चेंज, इतना याद रखो। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब लॉन्जिट्यूडनल वाइज, लेंथ वाइज उसका कितना चेंज हो रहा है, विच इज बिलो, और लेटरल स्ट्रेन उसका एरिया में कितना चेंज हो रहा है, वही ये बताता है, विच इज बीटा बाई अल्फा। इसीलिए इसको लिखा है डेल्टा एल बाई एल। इसको लिखा डायामीटर में कितना चेंज हुआ आपका, डायामीटर में चेंज कितना हुआ अपॉन इनिशियल डायामीटर। ये आप याद नहीं रखोगे तो चलेगा, ओके। ये याद रखना है क्योंकि ये ऑब्वियसली डिक्रीज ही होगा, क्योंकि अगर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव के साइन विथ डिक्रीज आएगा ही आएगा, ओके। इसीलिए नेगेटिव साइन इधर आया है, बाकी किसी केस में भी नेगेटिव साइन नहीं आया है इसमें। तो ये आ गया आपका पॉइसन्स रेशियो। पॉइसन्स रेशियो लाई करता है फ्रॉम 0.2 टू 0.5, ऐसा रहता है। 0.2 टू 0.4, 0.5 के लिए पॉइसन रेशियो ऐसा रहता है, कांस्टेंट हो जाता है, जो कि बहुत सारे बॉडीज के लिए हमें देखने मिलता है, बट हमें इतना डिटेल में कुछ है नहीं, खाली सुन के ले लो। अगर आया तो आया, लेटरल स्ट्रेन लॉन्जिट्यूडनल से डायरेक्ट फॉर्मूले पे आएगा, इतना डीप में कुछ पूछने वाला है ना। कुछ फॉर्मूलेज है जो डायरेक्ट टू रिमेंबर है, इसका कुछ लॉजिक नहीं है क्योंकि इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूलेज है, बट कभी कभार हमें एक दे के दूसरा पूछ सकता है इसमें से। ये हो गया
9/y 3/eta 1 + k। अभी इसमें से क्या 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 है वो मैं बता देता हूँ आपको। ओके, इसमें से ये हो गया यंग्स मॉड्यूलस y, ये k को बल्क मॉड्यूलस लिख सकते हैं, लिखते ही हैं। बल्क मॉड्यूलस b से डिनोट नहीं करके k से डिनोट करते हैं, हम लोग ने b से डिनोट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है, पॉइसन्स रेशियो। ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर वॉल्यूम था, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, रिजिडिटी वही है यहाँ पे भी, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और ये यंग्स मॉड्यूलस। ये तीन ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो आपको, अगर आपको y पता है, k पता है, तो आप ये सिग्मा निकाल सकते हो। मतलब बोल रहा हूँ ये ऐसा, बट ऐसा क्वेश्चन नीट में तो लेवल कर नहीं आते, बट बाकी कोई मॉक टेस्ट में आप दे रहे हो तो उसमें आ सकते हैं, याद रख सकते हो, अच्छी बात है। नाउ ये तो हो गया अपना स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया। अभी नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर और वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर। ये दो टॉपिक है। देखो वर्क जिधर आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी उधर ही आएगा, पोटेंशियल एनर्जी जिधर है उधर वर्क आएगा, क्योंकि हमें पता है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये तो हमें वर्क पावर से पता है। वर्क डन इज इक्वल टू, सॉरी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव होता है पोटेंशियल एनर्जी। अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है सिस्टम में। जैसे कि एक एग्जांपल, और कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल्स क्या क्या है, जो भी सेंट्रल फोर्सेस है वो कंजर्वेटिव है, जैसे कि ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैसा। समझो आपके पास एक बॉल है mkg का, ग्राउंड पे लाई कर रहा है, और ये तो पता रहेगा कि ना पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव। हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्राउंड ले लिया U = 0। ओके, अभी ये 0 पे है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी U इनिशियल कितना होगा, 0, क्योंकि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 का अज्यूम किया हम लोग ने। फिर आप इसको उठा के लेके गए फोर्स लगा के हाइट h पर, हाइट h पर। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, mgh, पता है, ओके, mgh। ये कैसे आया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा, mg, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये mg लग रहा है इधर, बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो वर्क डन क्या है, नेगेटिव, बराबर। तो मैंने क्या बोला था, वर्क डन अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, डेल्टा U निकालो, U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल क्या है, mgh -0, तो mgh पहले कुछ भी नहीं था एनर्जी, अभी mgh आ गया तो बढ़ गया ना। तो वही बोल रहा हूँ कि ग्रेविटी नीचे लग रहा है, अगर ग्रेविटी नीचे लग रहा है, अगर आपने इस बॉल को छोड़ दिया तो ग्रेविटी से नीचे खींच लेगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, U इंक्रीजेस if work done for conservative force is opposite to the force and vice versa, vice versa। मतलब कि अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगेंस्ट द फोर्स है, वर्क डन इज अगेंस्ट, सॉरी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, सॉरी, एक गलत हो गया इसमें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। इस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हम लोग ने काम किया, और इस फोर्स का वैल्यू mgq आएगा, क्योंकि हम लोग ने इसको धीरे धीरे लेके गए हैं। F एक्सटर्नल इक्वल टू mg हर पॉइंट पे है, ऐसे सडन लेके नहीं गए, धीरे धीरे उसको उठा के लेके गए अपने हाथ से, तो हमारा F एक्सटर्नल इक्वल टू mg हो गया, क्योंकि उस टाइम पे वो इक्विलिब्रियम पे था, धीरे धीरे जा रहा था, तो इक्विलिब्रियम पे आ रहा है ना। जैसे कि इधर लग रहा है अपना फोर्स F, इधर लग रहा है mg, एट एनी इंस्टेंट वेरी स्लोली F इक्वल टू mg रहेगा। इसीलिए ये हम लोग मान लेंगे F इज इक्वल टू mg इंटू डी, ये प्रूफ हो गया। बट ये प्रूफ मुझे यहाँ करना नहीं था, ठीक है, ये सब वर्क पावर का केस है, याद रख सकते हो, बुराई तो कुछ है नहीं। ये वर्क पावर एनर्जी का केस है, वहाँ पे मैं बताऊंगा। यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का रिलेशन हमें पता चल गया, ये हर जगह यूज होगा। देख लो अभी वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होगा, वाई ए डेल्टा एक्स का स्क्वायर अपॉन 2L0। ये तो डायरेक्टली आ गया, बट ये आया कैसे वो देखते हैं। वर्क डन क्या होता है, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। अभी
हमें पता है एक स्ट्रेन इधर से निकालो, वाई स्ट्रेन क्या होता है, हाफ इंटू वाई और स्ट्रेन एक निकाल दिया तो स्ट्रेस, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। दो फॉर्मूले हो गए। और एक बात, अगर वॉल्यूम को मैं नीचे लेके आ जाऊं तो क्या बचा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये हो जाता है अपना एनर्जी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि कोई भी चीज़ अपॉन वॉल्यूम लिखोगे एनर्जी डेंसिटी, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ओके, नाउ एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, अगर समझो आपने बनाया स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व, कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली हुक्स लॉ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हर पॉइंट पे। इसके एरिया अंडर कर्व, ये जो दिख रहा है आपको, ये एरिया अंडर कर्व, दिस इज वेट, हाँ, दिस एरिया अंडर कर्व इज हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया अंडर कर्व, ये ट्राइंगल का निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा एनर्जी डेंसिटीज एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक वर्क डन लिख सकते हैं ऐसा कि हाफ इंटू लोड, हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन करके एक ये आ सकता है, हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, ये एक फॉर्मूला बन सकता है आपका। ये क्या है, फोर्स, एक्सटेंशन क्या है, एक्स, डेल्टा एक्स, जो भी इंक्रीज हुआ लेंथ में, ये भी आ सकता है। ओके, ये एक फॉर्मूला हो सकता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है रिगार्डिंग दिस। और एक छोटा सा बात रहता है इसमें, जिससे आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट को ये रहता है एक चीज, जिसका क्या लिख सकते हैं, के ए इज इक्वल टू वाई डॉट आर नॉट, वेयर वाई इज द यंग्स मॉड्यूलस, जो कि दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, आर नॉट इज द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, वो भी दिया रहेगा, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, के ए है इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, बस ये इतना ही चीज याद रखो बस, और कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं आपको। या तो आपको के दिया रहेगा, आर ढूंढना है, आर दिया रहेगा, के ढूंढना है, कुछ भी दिया रहेगा, कुछ भी ढूंढ सकते हो आप, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है। तो ये था फॉर्मूला शीट ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स बोल सकते हो आप इसे।